चलो स्टार्ट करें। सो लास्ट क्लास में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन खत्म किया था एनिमल्स का, है ना, एंड वी स्टार्टेड विद केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें वी सॉ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट ग्लैंड, है ना। हमने बात की थी कि क्या सेक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स, है ना। दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो अपने टारगेट ऑर्गन पे जा करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर रिलीज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, है ना, एंड देयर एक्शंस आर स्पेसिफिक, और जब उनकी जरूरत होगी तभी वो रिलीज होते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो एक तरह का ना फीडबैक मैकेनिज्म चलता है ना। हॉर्मोन्स वर्क ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मतलब सुने कभी वर्ड फीडबैक? मतलब आपसे रिस्पॉन्स मिले और उसके बेसिस में कुछ डिसाइड करें, तो वैसे ही आपके हॉर्मोन्स वर्क करते हैं, है ना। बेस्ड ऑन द फीडबैक मैकेनिज्म दे वर्क। ठीक है, तो हमने पहला ग्लैंड देखा था, दैट वाज पेनक्रियास, है ना। अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स में अलग अलग टाइप के हार्मोन सेक्रीट होते हैं और उनके फंक्शंस होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने पेनक्रियास के बारे में बात की थी कि पेनक्रियास नाम का जो ग्लैंड है, इट इज लोकेटेड नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्ट above the small intestine, just above the small intestine, है ना, elongated and yellow colored। दो हार्मोन सेक्रीट करता है पेनक्रियास। एक था इंसुलिन, जिसका काम क्या था, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। वो ये भी कोशिश करेगा कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बॉडी सेल्स में बढ़ जाए, ताकि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर ग्लूकोज जाकर के सेल्स के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वैसी एनर्जी बन जाएगी, राइट। तो हमको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन था। सेकंड था आपका ग्लूकेगॉन। क्या हो गया, पीछे जगह नहीं है, आगे करो इस बेंच को। ठीक है, ठीक है, कंफर्टेबल। ठीक है, चलो आज बात करेंगे सेकंड ग्लैंड की, विच इज टेस्टिस। इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेन। ठीक है, ये मेल हार्मोन सेक्रीट करेगा, और एक ओवरी है विच इज प्रेजेंट इन फीमेल, ये फीमेल हार्मोन्स सेक्रीट करेगा। ठीक है, क्या है तने, बहुत बात आ रही है क्या आज? बाहर करूं क्या? ठीक है, तो टेस्टिस नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड का, which lies in scrotal sac between the legs in male। scrotal sac आपका एक मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट है ना। सैक जैसा होता है जिसमें दो टेस्टिस यानी कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस रहते हैं। ठीक है, बिटवीन द लेग्स। नेक्स्ट है हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन इज द मेन हार्मोन दैट द टेस्टिस प्रोड्यूस। और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पहला काम तो होता है कि ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन तो टेस्टिस ही है, बिकॉज वही है जो स्पर्म बना रहा है, इसलिए उसको प्राइमरी बोला गया है। क्योंकि मेन तो स्पर्म है ना, मेन तो वो स्पर्म जाकर ओवम से फ्यूज होगा तब जाके आगे का काम होगा। पर अगर स्पर्म ही नहीं होगा तो फिर आगे फ्यूजन ही नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। तो मेन प्राइमरी ऑर्गन कौन हुआ? जो स्पर्म बनाएगा। फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन कौन होगा? जो एग बना रहा होगा, यानी कि ओवरी। और मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? टेस्टिस। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो टेस्टिस है। उसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और होते हैं। हमने क्लास 7th या 8th में पढ़ा है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पे आपने पूरा डायग्राम भी पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपार्ट फ्रॉम टेस्टिस और क्या क्या होता है? एक स्पर्म डक्ट होता है, जो स्पर्म बना है उसको वो लेकर के जाएगा। एक पेनिस होता है, जिस पाथ से स्पर्म जो है वो बाहर आएगा। तो ये दोनों आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं इन मेल। वैसे ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में भी होगा। ओवरी तो प्राइमरी है, जो एग बना रहा है। उस एग को यूट्रस तक लेके आने का काम कौन करता है? फेलोपियन ट्यूब, जिसका एक और नाम था ओविडक्ट। तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यूट्रस में लेके आएगा, वो हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वेजाइना से
स्पर्म अंदर आएगा वो हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जितने भी ऑर्गन्स है अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइमरी जो एग या स्पर्म बना रहे हैं, उन सभी ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। समझ में आ रहा है? विच आर इन्वॉल्व इन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, ठीक है। तो उसका ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ये आपका टेस्टोस्टेरोन हैंडल करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, एडोलेसेंस भी पढ़ा है हमने क्लास 7th या 8th में, कि प्यूबर्टी होता है एट द एज ऑफ 12 और 13, है ना, या 11 to 13 के बीच में, इन मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। और उस एज में हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने चालू होते हैं, जैसे कि बियर्ड्स इन मेल, बियर्ड्स एंड मुस्टैच इन मेल, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, डीपनिंग ऑफ वॉइस। जो वॉइस है मेल की वो लो फ्रीक्वेंसी की होने लगती है, फीमेल की हाई फ्रीक्वेंसी की होने लगती है। उसके पहले तो पता नहीं चलता कि बच्चा है, लड़का है कि लड़की है, क्योंकि आवाज लगभग एक जैसी होती है, ठीक है। बाद में जैसे जैसे आपका एक एज आता है तो आपकी वॉइस में एक डेवलपमेंट, एक चेंजेस आने चालू होते हैं। तो उसी एज को हम अडल्ट एज बोलते हैं या टीन एज बोलते हैं, और वहीं पे ये प्यूबर्टी अराइज होता है। तो जब मेल में ये प्यूबर्टी के एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन। तो कुछ चीजें लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें होती हैं, लाइक फेशियल हेयर्स, तो उसमें दाढ़ी मूछ दोनों हो गया। डीपनिंग ऑफ वॉइस, वही लो फ्रीक्वेंसी लो हो जाना। इंक्रीज इन हाइट, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ठीक है। ये हो गया टेस्टोस्टेरोन का काम। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग सेकेंडरी, और दूसरा क्या है? ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये वाले सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में अलग होंगे, फीमेल में अलग होंगे, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, ठीक है। चलो सेकंड आते हैं, ओवरी, ठीक है। हाँ, कुछ पूछ रहा है क्या? अच्छा, ओवरी ये कहां पे? इन एब्डोमेन, जस्ट बिहाइंड एंड आउटर टू किडनी इन फीमेल्स, ठीक है। इसके दो मेन, और इनफैक्ट एक दो और हार्मोन्स अपन को पढ़ने, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही कहा था ना कि हम एक दो हार्मोन्स और पढ़ेंगे जो प्रेगनेंसी में भी हेल्प करते हैं, है ना। वो सारे फीमेल हार्मोन ही है, ठीक है। पर ये दो मेन हार्मोन्स हैं जो ओवरी सेक्रेट करता है। बाकी के हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड भी थोड़े बहुत हार्मोन सेक्रेट करता है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो पहला है एस्ट्रोजन। इसमें कुछ बुक्स में स्पेलिंग ओ से स्टार्ट है ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, चलेगा, वो भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। एस्ट्रोजन, इसका काम क्या है? जैसे टेस्टोस्टेरोन का काम था ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, वैसे इसका भी क्या काम है? ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बस फर्क इतना है, वो मेल में करेगा, ये फीमेल में करेगा, है ना। ये ओविडक्ट यानी कि वास डेफरवेसेंस का ग्रोथ फंक्शनिंग करेगा, तो ये फेलोपियन ट्यूब का ग्रोथ फंक्शनिंग करेगा। ये पेनिस का ग्रोथ फंक्शनिंग करेगा, तो ये यूट्रस का ग्रोथ फंक्शनिंग करेगा। बस फर्क कितना है, मेल और फीमेल वाला, ठीक है। सेम सेकंड पॉइंट भी इसका भी सेम है, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यहां भी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बस फर्क इतना है कि यहाँ के सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग हैं, यहाँ के सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग हैं। अब फीमेल में नहीं आएगा ना बाल चेहरे पे, मतलब दाढ़ी मूछ नहीं आएगी, तो वो उनके कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो उनके अपने होते हैं, जैसे कि एनलार्ज्ड मैमरी ग्लैंड्स, इसलिए हम मैमल्स होते हैं ना। वी ऑल हैव गॉट मैमरी ग्लैंड्स, व्हिच इज कॉमन लैंग्वेज में हम निपल्स बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट इन मेल, ब्रेस्ट इन फीमेल, तो वो ब्रॉड, वो एनलार्जमेंट होता है मेमोरी ग्लैंड का इन फीमेल्स, ठीक है। ये उनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। उसके अलावा ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स क्यों? क्योंकि यहीं के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का ग्रोथ हो रहा है, तो हिप्स रीजन जो है वो वाइड होने लगता है, तो ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है इन फीमेल। इसके अलावा एक और होता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास हेयर्स डेवलपमेंट होना चालू कर जाते हैं। हेयर का डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है नियर अवर प्यूबिक रीजन, बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? प्यूबिक रीजन, है ना। पहली बार पढ़ोगे तो पब्लिक सुनाई देगा ना, पब्लिक रीजन, क्योंकि हम पब्लिक वर्ड तो जानते हैं, तो PUB तक तो स्पेलिंग सेम है, तो वो पढ़ने में अगर आप ऐसे कैजुअली पढ़ोगे तो उसको पब्लिक रीजन पढ़ दोगे, और एक्चुअली वो प्यूबिक रीजन है, प्राइवेट रीजन है वो, नॉट पब्लिक रीजन, ठीक है। तो प्यूबिक रीजन में हेयर्स का ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो वो दोनों में होगा, सुन रहे क्या? तो ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, तो वो आप दोनों में लिख सकते हो। एम आई क्लियर? हम रिप्रोडक्शन में वापस से इन सारी चीजों को पढ़ेंगे ना, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब प्यूबर्टी भी आएगा, तब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फिर से हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये कि वहां हेडिंग अलग होगी,
वहां हम प्यूबर्टी के अंदर पढ़ेंगे, यहां हम हॉर्मोन्स के फंक्शनिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड है प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी के वक्त रिलीज होगा। अब इसका काम क्या है सीखना। स्टॉप्स ओव्यूलेशन एंड स्टिमुलेट्स इम्प्लांटेशन, प्लेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। देखो क्या होता है, हर मंथ फीमेल में एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड इन दैट मंथ, if the sperm happens to enter the vagina and it fuses with the ovum, the egg gets fertilized. अब अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया है ना, तो अब और फर्दर एग नहीं आना चाहिए, सुन रहे हैं? तो अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया है तो ये हार्मोन सेक्रीट होगा फ्रॉम ओवरी, और इट इंश्योर्स दैट कि अब और एग डेवलप या प्रोड्यूस ना हो टिल द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। जब तक प्रेगनेंसी होकर के बच्चा बाहर ना आ जाए तब तक और एग प्रोडक्शन नहीं होगा। तो स्टॉप्स ओव्यूलेशन, ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देगा। ओव्यूलेशन का स्टॉप करने का मतलब क्या होता है, ओव्यूलेशन मतलब होता है एग का बनना, है ना। हर मंथ दो ओवरी है ना, जैसे टेस्टिस एक पेयर में है, वैसी ओवरी भी एक पेयर है। तो दोनों में से कोई एक ओवरी हर मंथ एक एग बनाती है, और वो एग ट्रेवल करके यूट्रस तक आता है। रास्ते में अगर फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइज होकर के आएगा, और नहीं हुआ रास्ते में, रास्ते मतलब फेलोपियन ट्यूब में, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एज इट इज अनफर्टिलाइज फॉर्म में यूट्रस तक आएगा। तो उस एग का क्या होगा, दैट एग गेट्स रप्चर। और एक्चुअली हमें यूट्रस को नहीं पता है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यूट्रस क्या सोचता है ना कि हर एक एग आएगा और यहाँ वो क्या होगा, बड़ा होके बच्चा बनेगा, वो यही सोचता है यूट्रस। तो वो क्या करता है, अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करता है यूट्रस। कैसे प्रिपेयर करेगा, बच्चा वहां पे अगर पलने वाला है तो उसके लिए वो अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू लगाएगा, ताकि बच्चा वहां ठीक से पले, उसको मैकेनिकल जर्क शॉक ना लगे, है ना। तो वो अपनी एक लाइनिंग, यूट्रस में वो लाइनिंग बनाता है सॉफ्ट टिश्यूज की, ठीक है। और जैसे ही वो फर्टिलाइज्ड एग आता है उसको वो अटैच करता है, क्योंकि अगले 8 to 9 मंथ्स उस एग को वहीं रह करके बड़ा होना है। बट फिर यूट्रस ने देखा कि अभी जो एग आया है वो तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है, वो अनफर्टिलाइज एग है। तब यूट्रस क्या करेगा, वो पूरा जो उसने तैयारी करके रखी थी, किसकी तैयारी करके रखी थी, उस एग को बड़ा करने की तैयारी करके रखी थी, उसको वो क्या कर देता है, पूरा शेड कर देता है, झाड़ देता है कि नहीं आया बच्चा, मतलब फर्टिलाइज्ड एग। तो क्या करता है, उस पूरे जो सॉफ्ट टिश्यूज को जो उसने प्रिपेयर किया था उसको सबको वो हटा देता है, एंड दैट कम्स आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो हर मंथ जो पीरियड्स होते हैं या जो मेंस्ट्रुएशन होता है लेडीज में या फीमेल में, दैट इज दैट ओनली। तो ये हर मंथ होगा, बिकॉज हर मंथ एक एग बनेगा। अब हर मंथ तो वो फर्टिलाइज होगा नहीं, तो अनफर्टिलाइज फॉर्म में इट विल गेट रप्चर एंड विल कम आउट एज ब्लड। पर जिस मंथ वो फर्टिलाइज हो गया, जिस मंथ वो फर्टिलाइज हो गया, उस मंथ पूरा वो अब आगे आने वाले 7 to 8 मंथ तक उसका डेवलपमेंट होना है। आफ्टर दैट द बेबी कम्स आउट, उसके बाद फिर ओवुलेशन फिर से स्टार्ट होगा। मतलब उस पीरियड ऑफ टाइम में प्रोजेस्टेरॉन ये इंश्योर करेगा कि ओवुलेशन ना हो, प्लस उसके अलावा वो इम्प्लांटेशन, यानी कि जब एग आकर के फर्टिलाइज्ड एग आएगा तो उसको वो अच्छे से इम्प्लांट करेगा, कहाँ, यूट्रस में, वही सॉफ्ट वाले पार्ट में। और वहां पे प्लेजेंटा भी डेवलप होगा, क्योंकि जो भी बच्चे को खाना मिलना है वो किससे मिलना है, मदर्स की बॉडी से, राइट। तो उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन बच्चे को आना है, बच्चे का वेस्ट मदर की बॉडी में जाना है। तो अभी वो जितना भी यूजफुल मटेरियल ले रहा है वो मदर्स की बॉडी से ले रहा है, जितना भी वेस्ट उसको सेक्रीट करना है वो भी मदर की बॉडी को ही देगा। तो उसके लिए एक टिश्यू होता है जिसका नाम प्लेजेंटा है, और उस प्लेजेंटा से बच्चे की बॉडी में एक कॉर्ड होता है जिसको हम कहते हैं अम्बिकल कॉर्ड। उसके थ्रू ये वेस्ट, ये ऑक्सीजन, ये ब्लड, है ना, ये खाना, ये सब ट्रांसफर होता है उस कॉर्ड की हेल्प से। जब बच्चा निकालते तो एक बच्चे के साथ एक कॉर्ड भी बाहर आता है ना, फिर उसको कट करते हैं और वही हमारी बाद में क्या बन जाता है, नाभि, राइट। तो वो होता है प्लेजेंटेशन, ठीक है। जो टिश्यू यूट्रस में ही है वो उसका नाम है प्लेजेंटा, और उससे कनेक्शन जो है वो है अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। तो प्लेजेंटेशन भी यही वाला हार्मोन कंट्रोल करेगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस और फीसेस में कंफ्यूज मत होना, दोनों एफ से चालू हो रहा है। फीसेस अलग था और फीटस बच्चा है, ऐसा बच्चा जिसके हम बॉडी पार्ट्स पहचानने लग जाते हैं कि हाँ ये सर है, ये दो हाथ हैं, ये दो पैर हैं, ये पेट है, ऐसा हमको दिखने लग जाता है बच्चा। आप लोगों ने देखा होगा, है ना।
कहीं ना कुछ कहीं पे तो वो सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट्स होती है उस पे दिखता है ना, बच्चा दिख रहा है पेट के अंदर। तो जहां हम पहचानना चालू कर देंगे, क्योंकि पहले तो वो सेल होता है ना, धीरे धीरे सेल होकर के डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है। जब वो फीटस स्टेज में आता है ना, तब हम उसके बॉडी ऑर्गन्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये पैर दो दिख रहे हैं, ये दो हाथ दिख रहे हैं, ये सर दिख रहा है, राइट। तो उस स्टेज को हम फीटस बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बट सेक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। एक और हार्मोन है जिसका नाम है रिलैक्सिन, जो मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ पेल्विस वाइडन होनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके। तो रिलैक्सिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन ये डिलीवरी के वक्त, जब लेबर पेन होता है, मदर को लेबर पेन होगा, तब ये वाला हार्मोन सेक्रीट होता है। इट वाइडन्स द पेल्विस एंड हेल्प्स इन इजी चाइल्ड बर्थ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड में, विच इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये कहाँ पे है? बिलो हाइपोथैलेमस। पढ़ा था ना, ब्रेन का ही पार्ट है ना ये। ठीक है। इसके अलग अलग हॉर्मोन्स है ना। एक टीएसएच, इसके बारे में तो मैंने 2 बार बात करी है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। चलो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, थायराइड। तो इसका एज द नेम सजेस्ट, ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ को भी कंट्रोल करेगा। एंड इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, ये उस हार्मोन का नाम है जो ये ग्लैंड सेक्रीट करता है। ठीक है। सेकेंड है जीएच, ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी बाय इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ बोन्स, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट एंड इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। सभी ग्रोथ के पार्ट है ना, सेल डिवीजन होगा तब ग्रोथ होगी हमारे बॉडी की। ठीक है। थर्ड है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, देखो लैक्टिन वर्ड आया है, लैक्टिन वर्ड इज रिलेटेड टू मिल्क, लैक्टो, लैक्टोबैसिलस, है ना। तो लैक्टिन भी आपका मिल्क से रिलेटेड है। ये वो वाला हार्मोन है जो मैंने आपको कहा था कि वो तब सेक्रीट होगा जब चाइल्ड बर्थ होने के बाद मेमरी ग्लैंड से मिल्क आना चालू होता है। तो अगेन मैंने ये कब बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे, एक लाइन आई थी कि द हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन इट इज नीडेड, जब उसकी जरूरत होती है। तो प्रोलैक्टिन की अब जरूरत है, स्टिमुलेटेड एनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम आफ्टर चाइल्ड बर्थ। देखो मेमरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट भी जरूरी है ताकि मोर एंड मोर मिल्क कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दैट ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर इज द वर्ड रिलेटेड टू ओवरी, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं और यही फॉलिकल से एग बनते हैं। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं और यही फॉलिकल्स एग बन बन के बाहर निकलते हैं हर मंथ। तो स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस। अब जैसे ओवरी में एग का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैसे ही मेल में स्पर्म का। स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस एंड ओजेनेसिस इन ओवरी। ओजेनेसिस का वर्ड ओवम से है, ओवम का प्रोडक्शन होगा, जेनेसिस मतलब जनरेशन होना। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आप 2 वर्ड से समझ जाओगे, स्पर्म एंड जेनेसिस, स्पर्म का जनरेशन, वैसे ही एग का जनरेशन, ओवम इन ओवरी। क्लियर है ये भी? तो ये आपका कौन कर रहा है? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, तो हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। अगेन जैसे रिलैक्सिन था, वैसे ही कौन है? एक ऑक्सीटोसिन है। रिलैक्सिन का काम भी ये था पेल्विस रीजन को बड़ा करना फॉर इजी चाइल्ड बर्थ। ये भी क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, तो हेल्प इन बर्थ। देखो पेल्विस तो बड़ा हो रहा है, बट अंदर से पुश भी आना चाहिए ना, ताकि बच्चा बाहर आए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तभी कई बार अगर ये हार्मोन सेक्रेट नहीं होता तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो पुश करते हैं स्टमक को, इधर से जाके ऐसे पुश करेंगे ताकि बच्चा जो है वो नीचे आए। समझ रहे हैं? उन्होंने पिक्चर देखी ना वो 3 इडियट्स, तो पुश 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 करके, तो वो ये हार्मोन अगर जनरेट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। देखो अगर मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बच्चे को आगे धक्का लगेगा ना, तो बच्चा आगे जाएगा। जस्ट लाइक वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट था जिससे वो वेवी मोशन करके चीजें आगे जा रही थी, वैसे ही ऑक्सीटोसिन भी क्या करेगा? यूट्रस के मसल, यूट्रस क्या मस्कुलर ऑर्गन ही है, उसके मसल्स अगर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो बच्चे को आगे क्या मिलेगा? पुश मिलेगा, तो वो आगे भी आएगा। पेल्विस रीजन तो बड़ा हो ही रहा है बिकॉज ऑफ रिलैक्सिन, तो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स को बढ़ाएगा। ठीक है। And last है vasopressin, controls water balance in the body fluids and regulates blood pressure। ये हमारे
हार्मोन सारे कहाँ के हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, तो ये हमारे वाटर बैलेंस को कंट्रोल करेगा इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड आल्सो रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर, कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं थायराइड ग्लैंड में ऑन वेंट्रल एंड लेटरल साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप, नेक बोल सकते हैं अपन, है ना। और ये क्या हार्मोन सेक्रेट करता है? थायरॉक्सिन, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। ठीक है, कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब ये इंश्योर करता है कि हमारे बॉडी में सब डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से, इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहे, डाइजेशन चलता रहे। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अगर ये सब डाइजेस्ट होते रहेंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन होता रहेगा, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है और फिर उसी से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऑल्सो कंट्रोल फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। ये जो सेक्रीट करता है हार्मोन उसका नाम है एड्रिनलिन, और ये कहां प्रेजेंट होता है? किडनी में। ये मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि किडनी के ऊपर होता है, इन द अपर बॉर्डर ऑफ किडनी। ये दो होते हैं ना, टू इन नंबर, लाई ऑन अपर बॉर्डर ऑफ किडनी। इस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं या इमरजेंसी बोल सकते हो आप, क्योंकि वो उसी टाइम पे निकलता है जब इमरजेंसी कंडीशन आती है। ठीक है, इंक्रीजेस हार्ट बीट, फ्राइट, फ्लाइट और फियर, कल बताया था मैंने। इंक्रीजेस हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो, हार्ट बीट बढ़ रहा है मतलब रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है ना, और ब्लड प्रेशर ही बढ़ रहा है, बिकॉज हार्ट बीट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो ब्लड बहुत तेजी से जा रहा है और जाकर हिट कर रहा है आपके आर्टरीज, वेन्स को। उसी को तो ब्लड प्रेशर नाम दिया था ना हमने, कि द प्रेशर विच एक्सर्ट ऑन द आर्टरीज, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120/80, याद है, नॉर्मल पर्सन वाला। फिर नहीं होता है तो फिर हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, लो बीपी। ठीक है, एंड प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशन लाइक फाइट, अगर आप किसी से लड़ रहे हो वो एक तरह का इमरजेंसी कंडीशन है, फ्लाइट, भाग रहे हो, या फ्राइट, डर रहे हो। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, क्योंकि ये उसी समय ही सेक्रेट होता है। आप ऐसे कोई खतरनाक झूला उला भी झूल रहे हो ना, तब भी इस टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन रश बोलते हैं उसको एकदम, है ना। अच्छा, आप रोलर कोस्टर में बैठे हो तो वो अलग सिचुएशन में आप रहते हो ना वहां पे, तो इस टाइप के हार्मोन सब सेक्रेट होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डर भी है ना। तो ये सारे हार्मोन्स हो गए हमारे एनिमल वाले। ठीक है, तो पैंक्रियास तक लिख लिया था आपने, बाकी को भी लिख लो, फिर उसके बाद हम प्लांट्स का चालू करेंगे आज। ठीक है, पैंक्रियास तक तो लिख लिया हो ना? नेक्स्ट क्लास में कॉपी चेक करूंगा ना सबकी, नोट्स के लिए लिख भी रहे, कुछ लोग तो मैं अभी अभी चेक करूंगा तो पता चलेगा कि नोट्स सही नहीं। हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में कॉपी चेक करूंगा। नेक्स्ट क्लास में तो आपको मंडे तक का टाइम मिलेगा, सैटरडे संडे जो भी है। अरे नोट्स नहीं हुआ तो किससे पढ़ोगे फिर बाद में? आते जन्माष्टमी मना रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, कुछ कर तो नहीं रहे थे, गिर रहा है।
सर साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं ये सिम्टम्स बता लो उसके सिम्टम खराब होता है बाद में ऐसा साथ में उसके बाद चिकन पॉक्स जैसा चिकन पॉक्स तो वाइट आ रहे ना ये डबल हो है ना कोई एक का जनरेशन इन ओवरी एक्चुअली फॉलिकल्स आप बोल सकते हो कि स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे ओवरी या एग सॉरी से एग बनता है वैसे थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज में दोनों ओवरीज में और ये प्रेसोप्रेसिन है ना पी है ये ठीक है एम नहीं पी एंड लेटरल साइड वेंट्रल की वेंट्रल वेंट्रल एंड लेटरल साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ वेंट्रल मतलब बैक साइड में है और साइड में मतलब पीछे साइड में भी सेंटर में नहीं है पीछे साइड में भी
आपका क्या नाम है? मैथ्स क्लास में ठीक है। या दो चीजें हो सकती है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा होता है तो वो ठीक है। हाँ, साइंटिज्म। हाँ, होगी तो एक मतलब नॉर्मल कंडीशन और एक डॉक्टर। तभी तो हम आयोडीन ऐसी जगह पे डाले हैं ना, मतलब आयोडीन नमक पे, क्योंकि ये हम खाने का ऐसा कोई चीज नहीं है जो नमक के बिना खाते हो ना, ताकि हमारी बॉडी में आयोडीन का कंसंट्रेशन बना रहे और थायरोक्सिन बनता रहे, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रेगुलेट होता रहे। इसलिए आयोडीन हमने ऐसी चीज में डाला है ना, जो हमारे खाने का पार्ट होता ही है। ठीक है।
डन। इसके बाद सो प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशंस। हो गया ना सबका? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लांट्स कोऑर्डिनेशन की। तो एनिमल कोऑर्डिनेशन दो टाइप के हो गए, नर्वस एंड केमिकल। प्लांट्स में ऐसे तो सिर्फ केमिकल ही होता है, बट देर आर सम मूवमेंट्स जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है, बट हाँ मूवमेंट जरूर है। प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एज इन एनिमल्स। प्लांट्स यूज ओनली हॉर्मोन्स फॉर प्रोड्यूसिंग द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे मैंने आपको टच वाला बताया था कि टच वाला प्लांट जो है वो आपके टच से उसकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन टू योर मैकेनिकल स्टिमुलस। ठीक है। The plants are fixed in the soil, so they cannot avoid various stimulus by moving away. Still, plants exhibit positive और negative responses. जैसे लाइट को स्टेम वाला पार्ट लाइट के टूवर्ड्स जाता है और रूट वाला पार्ट लाइट के अवे, एक लाइट की तरफ ही जा रहा है ना जहां से लाइट आ रही है, और एक लाइट से पीछे दूर जा रहा है, राइट? तो पॉजिटिव नेगेटिव रेस्पॉन्सेस। वाटर से स्टेम वाला पार्ट वाटर से दूर जा रहा है और रूट वाला पार्ट वाटर के पास जा रहा है, सॉइल। ग्रेविटी, स्टेम ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, रूट नीचे जा रहा है टुवर्ड्स ग्रेविटी। एंड टच जो मैंने आपको लीफ वाला बताया। ठीक है। तो इन सब टाइप के स्टिमुलस के लिए प्लांट्स पॉजिटिव या नेगेटिव रेस्पॉन्सेस देते हैं। ठीक है, बाय मूविंग विद इन दैट प्लेस इटसेल्फ। ठीक है। तो पहला मूवमेंट है फोटोट्रोपिज्म। ये लाइट के कारण है, एज द नेम सजेस्ट, फोटो मींस लाइट। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू डायरेक्शन ऑफ लाइट स्टिमुलाई। लाइट पड़ते साथ उनका मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल, स्टेम मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि वो टुवर्ड्स है। अपोजिट होगा तो नेगेटिव रेस्पॉन्स बोलेंगे। अपन ने लिखा ना पॉजिटिव नेगेटिव रेस्पॉन्स। तो सोर्स ऑफ लाइट के टुवर्ड्स जा रहा है स्टेम, तो इट इज सेड टू शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर रूट्स जो लाइट से अवे जा रही हैं तो उनको कहेंगे हम नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है। रीजन ऐसा क्यों होता है? व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ प्लांट हार्मोन नोन एज ऑक्सिन, ये ग्रोथ हार्मोन होता है प्लांट का। जैसे हमारे ग्रोथ हार्मोन का नाम तो जीएच ग्रोथ हार्मोन ही था, वैसे प्लांट के पास जो 5 हार्मोन्स होते हैं उनमें 3 ग्रोथ के लिए होते हैं और 2 ग्रोथ को रोकने के लिए होते हैं। ठीक है। तो ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है ना, वो है जो शूट की टिप पर, शूट यानी कि स्टेम वाला पार्ट, उसकी टिप पर रिलीज होता है। वापस पढ़ रहा हूं। When growing plants detect light, a plant hormone known as auxin is formed at the shoot tip. This help in the elongation of cell. मतलब वो स्टेम में जितने भी सेल्स होंगे वो elongate होना चालू करेंगे because of that auxin. ठीक है। When unilateral source of light is given, the auxin diffuses towards shady side of the shoot. मतलब मान लीजिए प्लांट ऐसा खड़ा है, लाइट एक साइड से आ रही है, ठीक है,
तो उसको देख करके ऑक्सिन दूसरे साइड में डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि प्लांट के इस साइड चला जाएगा, जो साइड पे लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट साइड चला जाएगा। ठीक है, अब वहां जहां वो गया वहां ग्रोथ होगी, वहां ग्रोथ होगी तो वहां का जो स्टेम है वो बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा पता है, ये वाला पार्ट जो है ना वो झुक जाएगा लाइट की तरफ। ऐसा होता है कि प्लांट जो है ना वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। उसका रीजन है कि जब ऑक्सीजन लाइट के कारण रिलीज हुआ उसके बाद वो डिफ्यूज होकर के प्लांट के इस साइड चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लांट का वो साइड ग्रोथ करेगा और ये साइड क्या हो जाएगा, इस ग्रोथ के कारण वो झुक जाएगा। देखिए ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है, तो ये साइड बड़ा होते जा रहा है तो ये झुक जाएगा अपने आप, और ऐसा लगेगा कि द स्टेम इज बेंडिंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्यूजेस टुवर्ड्स शेडी रीजन जहां पे लाइट नहीं है। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन शेडी साइड इज फेवरेबल फॉर ग्रोथ। अब वो शेडी साइड का ग्रोथ होगा एंड शेडी साइड ग्रोज लॉन्गर एंड दस प्लांट बेंड टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, तो ये रीजन आता है कई बार ना कि व्हाई डज प्लांट बेंड टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, उसका रीजन ये है कि अगर यूनिलेटरल साइड से, यूनिलेटरल मतलब एक ही साइड से लाइट अगर आ रही है, दोनों साइड से आ रही है या हर जगह से आ रही है, तो फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसको कोई शेडी रीजन मिलेगा ही नहीं ऑक्सीजन को फॉर डिफ्यूजन। पर अगर इधर से ही लाइट आ रही है तो इधर तो शेड है, तो वो इधर डिफ्यूज होकर यहाँ वाले पार्ट्स को बढ़ाएगा, उसके कारण यहाँ वाला पार्ट अपने आप झुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोटोट्रॉपिज्म हुआ। ये जियोट्रॉपिज्म है। जियोट्रॉपिज्म ये आपका ग्रेविटी वाला है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ तो टुवर्ड्स सेंटर ही है, तो कौन जा रहा है टुवर्ड्स सेंटर, रूट, और कौन जा रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर, स्टेम। तो यहां पे भी अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आएगा। तो स्टेम कैसा होगा, वो तो अवे जा रहा है ना, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा, और रूट कहां जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा। क्लियर है? फोटोनास्टिक, these are movements of petals of flowers in relation to intensity of light। मतलब लाइट के कारण जो पेटल्स बंद हो जाते हैं, किसके होते हैं, फ्लावर्स के, लोटस के होते हैं, है ना, सनफ्लावर भी होता है, राइट। तो इन सब के क्या हो जाते हैं, पेटल्स जो है फ्लावर के वो मूव करके क्लोज हो जाते हैं। एग्जांपल है नून फ्लावर एंड लोटस ओपन विथ इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी एंड क्लोज विथ डिक्रीजिंग। जैसे शाम होते रहेगी, रात हो जाएगी, इनके पेटल्स जो है वो एनक्लोज हो जाएंगे, जैसी सुबह होगी तो ये वापस से ओपन अप हो जाएंगे। ठीक है, एक है सिस्मोनास्टिक, ये वो टच मी नॉट वाला है, हमारे टच से। दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक टच। एग्जाम्पल है फोल्डिंग ऑफ लीफलेट ऑफ द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। हाँ, छुई मुई जो होता है। ठीक है, एक होता है हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मतलब पानी हो गया। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द वाटर। एक एक्सपेरिमेंट करके अपन प्रूव भी कर सकते हैं कि पानी की तरफ ही रूट्स जाती हैं। कैसे, आपने एक फनल लिया, एक बीकर है, यहाँ पे हमने कुछ सीड्स डाल दिए, जर्मिनेटिंग सीड्स, जिससे आपके सीड से क्या होता है ना, एक पार्ट निकलता है जो स्टेम बनता है और एक पार्ट निकलता है जो रूट बनता है। कोई भी सीड, उसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे आप पानी डालते हैं ना तो सीड का जो आउटर कवरिंग होता है वो टफ होता है। कभी देखे आप, किसी भी सीड को आप ले लो, आप आम की गुठली को ले लो, सीड जो होती है वो बाहर से टफ होती है, पर जब उसको सो करते हैं अपन जमीन के अंदर, जब हम उसको सो करते हैं फिर पानी डालते हैं, तो पानी डालने से जो उसकी टफनेस है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे ये टफनेस कम होती है ना, तो स्टेम वाला पार्ट तोड़ के उसको बाहर आता है और रूट वाला पार्ट तोड़ के नीचे जाता है। इस तरीके से एक बीज से स्टेम और रूट निकल के अब प्लांट बनना स्टार्ट होता है, राइट। तो यही चीज ना इन चारों सीड्स में हो रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो रखा है ना, जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, वो एक्चुअली सॉ डस्ट है, उसको गर्म मतलब पानी डाल के रखा, उसमें पानी भी है, मॉइस्चर भी है। हम कभी भी कोई सीड्स को जर्मिनेट करते हैं तो अपन उसमें पानी भी डालते हैं ना, तो यहाँ पे पानी भी है। तो क्या हो रहा है, देखो कुछ स्लिट्स बने हैं, छोटे छोटे छेद बनाए वहां पे हमने, ये दिखाने के लिए कि रूट्स आई, नीचे आई, क्योंकि रूट्स का काम तो नीचे आना है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, बट रूट्स का काम पानी के पास भी जाना है। तो इसलिए जैसे वो आई ना, आने के बाद वो वापस घूम के अंदर की तरफ चली गई, अंदर की तरफ गई, इसका मतलब वो पानी की तरफ अट्रैक्टेड है। दिस शोज हाइड्रोट्रोपिज्म। नीचे आ रही है बिकॉज ऑफ जियोट्रोपिज्म, और पानी की तरफ वापस मुड़ के चलेगी। देखिए ना, सारी सीड्स को नीचे आने के बाद ऊपर गए हैं,
है ना, क्योंकि ऊपर क्या है, मॉइस्चर है, पानी है, तो ये शो कर रहा है हाइड्रोट्रोपिज्म। एम आई क्लियर? तो दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कई बार पूछता है कि ड्रॉ या विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट प्रूव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। थैंक यू। हाइड्रोट्रोपिज्म तक लिख लेना, ठीक है, मूवमेंट। क्या है? तो अभी निकाल दीजिए।
But it's